डाइलेक्ट्रिक मतलब कि कोई मीडियम या नॉन कंडक्टर या ऐसी कोई चीज। क्या हम लोगों ने इसके विषय में पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये चीज पढ़ी हुई है। ओके, सो क्या ये हमने पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता था कि जब कोई नॉन कंडक्टर होता था तो उसमें एटम्स होते हैं, ऐसा बताया था अपन ने, और जब अपन उनको कोई फील्ड में रखते हैं तो एटम पोलराइज हो जाते हैं, राइट? ऐसा बताया नहीं बताया? मान लीजिए ऐसी अपन फील्ड लगा रहे हैं तो ऐसे पोलराइज हो जाएंगे तो ये भी एक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। बताया भाई ये सब कुछ? ओके, समझ में आ रही क्या बात? तो इस वजह से अपन ने कहा था कि जो फील्ड आती है किसी मीडियम में, राइट, वो ओरिजिनल फील्ड, राइट, या चार्जेस रख लेते हैं तो Q1 और Q2 से जल्दी समझ में आएगा। तो यदि अपन फोर्स ऑन 1 लिखते हैं तो अपन ने सीखा था कि इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ER Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही होगा। इज दिस ओके? और अपन ने ये भी समझा था कि इस फोर्स को अपन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पोलराइजेशन का सम लिख सकते हैं। याद आ रही है सारी बातें, राइट? परंतु इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए हमने क्या किया था, इसका जो रिजल्ट बड़े लोगों ने पुराने जमाने में दिया उसको ट्रू मान लिया। सब बता चुका हूं भाई मैं, राइट? क्योंकि मैक्सवेल तो यही सोचते थे, क्योंकि उनके ज़माने में एटम डिस्कवर नहीं हुआ था। वे 1895 में पूरी फिजिक्स खत्म हो गई है, ऐसा किसी महान इंसान ने कह भी दिया था, फिजिसिस्ट ने, कि अब फिजिक्स में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब केमिस्ट्री में ही कुछ करने को बचा है। तो जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे वो क्या सोचते थे कि सारी दुनिया जो है ER एप्सिलॉन नॉट के से बनी हुई है, ऐसा वो सोचते थे। और जो सोचते थे उसके बेसिस पे उन्होंने पूरी फिजिक्स बना दी और उसमें कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि एटम डिस्कवर ही नहीं हुआ था तो उनकी थ्योरी फर्स्ट क्लास काम करती थी। फिर एक दो लोगों ने कहा भी साहब थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मजा नहीं आ रहा, माइकलसन मोड़ ले, तो लोगों ने कहा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ही गलत है, राइट? फिर एल्बर्ट आइंस्टीन है, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स थ्रू 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक। फिर जाके ये एप्सिलॉन नॉट वापस से उसका अर्थ चेंज हुआ। ये सारी कहानी आप लोगों को हम सुना चुके, समझा चुके, है ना? तो कहने का मतलब यदि हम ER एप्सिलॉन नॉट सोचे तो हम कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है? हम गलत नहीं करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम मैक्सवेल की फिजिक्स लिख रहे होंगे। हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद मैक्सवेल फिजिक्स? मैक्सवेल से ज्यादा थोड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आनी है हमें, ठीक है? तो यदि हम ऐसा मान लें कि हमारी दुनिया में जो मीडियम होता है उसकी परमिटिविटी ER एप्सिलॉन नॉट होती है, और जो वैक्यूम होता है उसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, और जो वैक्यूम होता है उसमें वो ईथर से बना है, विच इज नथिंग टू डू विद ROR, राइट? वो कुछ और ही मतलब था उनका, ईथर, ऑल परवेसिव भगवान टाइप की कोई चीज, ठीक है? और उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, क्योंकि वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि वैक्यूम के थ्रू कैसे अफेक्ट ट्रेवल कर सकता है। तो फिर आइंस्टीन उनको हथौड़ा मारे, बोले कि नहीं, स्पेस टाइम खुद ही मतलब ट्रेवल करवा देता है, ऐसा ऐसा कुछ वो अजीब सी बात बोली जो अपन के भी समझ में नहीं आती। ऐसा करके ये कहानी पूरी चली थी, ये हम आपको समझा चुके, ठीक है? लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, यदि मैं ये लिख रहा हूं तो फिर राइट साइड ऑफ इक्वेशन में ER आने का कोई मतलब नहीं। यदि हम ER लिख रहे हैं तो हम फिर पोलराइजेशन नहीं सोच रहे, और पोलराइजेशन सोच रहे हैं तो ER नहीं लिख सकते। इज दैट क्लियर? ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी बातें याद रखें। तो अब ये कैपेसिटर में वापस कैसे आ गई ये स्टोरी, यहां से हम अपनी कहानी अब
शुरू करेंगे। ये वाली सारी चीज़ें वही है जो मैं आपको पढ़ा चुका था, तो वो मैंने लेकिन एक बार रिपीट सारी कर दी है ना। याद है ना सबको, इस साइड ER आएगा, इस साइड नहीं आएगा मीडियम, ठीक है। तो यहाँ कैपेसिटर में हम इसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसको हम पहले सिर्फ मीडियम बोलते थे। जिसको हम वहां पर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे उसको यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, वी कॉल इट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर अब हम ये सब लगा के देखेंगे दोबारा से कि क्या फर्क पड़ता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि मीडियम मतलब या फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की, इज दिस ओके? ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, फील्ड की वैल्यू K टाइम्स कम हो जाएगी। तो फील्ड जो पहले होती थी Q बाय A बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह ये हो जाएगी नई फील्ड। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा, हेंस नया कैपेसिटेंस K टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगा, वेयर C was A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिड्यूस करने से क्या होता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। कैन यू सी दैट और नॉट? अज्यूमिंग सारी स्पेस डाइलेक्ट्रिक ने ही ऑक्यूपाई करी है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन, है ना। पार्शियल किया तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, अपन देख लेंगे। Is this okay? And this is how they actually get to very high capacitance. आपको याद तो मैंने बताया था शुरू में कि 1 फैरेड का कैपेसिटर भी मिल जाता है, जबकि पूरी अर्थ का कैपेसिटेंस 1 मिली फैरेड नहीं है। How do you get that? राइट, तो थोड़ी देर में मैं आपको वो भी समझा दूंगा एग्जैक्टली कैसे वो अचीव किया जा सकता है। तो ये तो एक कहानी हो गई ना। इफ यू वांट टू गेट इनटू इट कि अंदर क्या हुआ होगा, तो अंदर वी आर श्योर कि ऐसे डायपोल्स बने होंगे सब जगह, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यार ये दिख थोड़ी रहा होगा ग्रीन, ठीक है, दूसरा बनाया था, ऐसे बन गए होंगे, एग्रीड और नॉट, पोलराइजेशन से, ठीक है। यहां पर जब हम ये चार्ज लिखते हैं तो इसका नाम थोड़ा सा हमें क्लियर होना चाहिए। कंडक्टर में जो चार्ज होता था एजेस पे चला जाता था उसको हम फ्री चार्ज बोलते थे। यहां पे जो ये चार्ज आप देख रहे हैं इसको बाउंड चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ये चार्ज एटम से बाउंड है। बड़े आगे ये लिख लिया सबने, तो ये कौन सा चार्ज कहलाता है, बाउंड चार्ज, याद रखिएगा, ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज दिस कि अफेक्टिवली चार्ज जो होगा एजेस वाला वो तो काउंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये जो चार्जेस है ये इसका प्लस उसके माइनस के साथ मिलके खत्म सा अपन मान सकते हैं। तो एसेंशियली वी कैन से कि यहां माइनस क्यू डैश चार्ज और यहां प्लस क्यू डैश
चार्ज है। लेकिन जैसे ही अपन ये चार्ज लिखना शुरू करेंगे, अपन के नहीं लिख सकते, क्योंकि अब अपन पोलराइजेशन की बात कर। इज दिस ओके? तो जो हमको पता है कि इसमें जो फील्ड आती है Q बाय के ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डैश बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और इस केस में वी आर एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ Q डैश बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। हम लोग जो एजेस पे बाउंड चार्ज गया है उसकी वैल्यू निकाल सकते। लिख लिया सबने? पक्का ना? कोई डाउट? हाँ भाई बोलो प्रथम। ये कंडक्टर जैसा नहीं है। कंडक्टर में यहां पे Q डैश की वैल्यू एग्जैक्टली Q आके 0 हो जाती है फील्ड। कई लोग इससे इंस्पायर होके बोल देते हैं कि कंडक्टर में K को इन्फिनिटी बना दो। अरे Q डैश की वैल्यू कितनी आएगी देखो ना यार, कितना है Q डैश? Q इंटू, देखो ना K को इन्फिनिटी कर दो, मजा आ जाएगी। Q डैश की वैल्यू Q आ जाएगी और फिर 0 हो जाएगी अंदर। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। मैथमेटिकली ठीक है बट फिजिकली बहुत लफड़े हैं इसमें, फंस जाएंगे पूरी तरह से। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके। अगली चीज जो बता रहा हूं ये मोस्ट प्रोबेबली कभी भी कोई नहीं पूछेगा, बट क्योंकि दिमाग थोड़ा अपना फर्टाइल है तो इसलिए हो सकता है आपके दिमाग में कहीं से डाउट आ जाए, किसी और समझदार आदमी से बात करें कभी तो वो आपको डाउट क्रिएट कर दे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। परंतु जेई में आई एम 100% श्योर, 100 तो नहीं कह सकते फ्यूचर के बारे में, 199.99% श्योर कि वो इस तरह की बातचीत नहीं करेंगे। फिर भी यदि कोई कभी करे तो उसका मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है? ये नहीं भी समझ में आए तो लोड मत लीजिएगा, लो प्रोबेबिलिटी है कि इसका कभी कोई यूज होगा। एक क्यू चार्ज ER के मीडियम में रखा हुआ, अब मैं इसके लिए गॉस लॉ लगाना चाहता हूं, ठीक है? तो जस्ट इमेजिन मैक्सवेल के जमाने में जब गॉस लॉ लिखा होगा तो वो क्या लिखते हैं? आप यही लिखते बच्चों, क्योंकि उनकी दुनिया में तो ER ही है और कुछ पोलर कुछ है नहीं, पोलराइजेशन, क्योंकि एटम ही नहीं है। अभी तो डाल्टन खेल रहे वो लोग, अभी तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ भाई। मैक्सवेल 1865 का है, मैक्सवेल की इक्वेशन 1850-1865 के जोन की। अभी तो इलेक्ट्रॉन का ये पता नहीं है, ठीक है? अभी कुछ दिनों में आपको बताएंगे, 2-3 हफ्तों के अंदर, कि करंट चार्ज कैरियर नेगेटिव होता है। यही बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और वो करंट से, वो इलेक्ट्रॉन से पहले आ गई थी, 15 साल पहले। क्या? तो ये लिख के अपना काम चल जाएगा और Q जो होगा उसको अपन बोल देंगे फ्री चार्ज। आज की दुनिया में लेकिन यदि ये लिखना हो तो हम तो बोलेंगे यार एप्सिलॉन नॉट तो फंडामेंटल है, उधर तो एप्सिलॉन नॉट ही आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यदि मैं उधर एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि E की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं ना यार। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो इधर है वो है। यहां मैं फील्ड लिखूंगा तो Q बाय 4 पाई ER एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर करके जो निकलेगा वो निकलेगा। ये साइड तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, कि हो सकता है? नहीं हो सकता। वहां पे फिर हमें यदि लिखना पड़ेगा आज के टाइप से, तो वो होगा Q डैश लिख देता हूं मैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे Q डैश वेरी इंटरेस्टिंगली वुड बी व्हाट, ये Q और यहां माइनस प्लस कटेंगे। और हम ऐसा बोलते हैं, इसकी जो फिजिक्स है बड़ी इंटरेस्टिंग है, अपने सिलेबस में नहीं है, कि आप गॉसियन सरफेस कैसी भी बनाओ, अंदर माइनस चार्ज ही थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है? कोई बोले नहीं सर मैं यहां काट देता हूं,
ऐसा नहीं होता, बस माइनस चार्ज ही अंदर ज्यादा रहेगा। ऐसे कह के हम इस क्यू डैश को क्यू माइनस क्यू पोलराइज लिख के फिर इसी रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। बाकी क्या गॉस लगा सकते हैं मीडियम में, बिल्कुल। यदि मैक्सवेल की तरह सिंपल सोचो तो बिल्कुल लगा सकते हैं, पोलराइज सोचो तो वाट लग जाएगी। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता इतना डीप कोई पूछता है, क्योंकि यहां से एक्चुअल में जो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं वो शुरू हो जाता है। ठीक है, इनफैक्ट ई आर ई नॉट निकालने के लिए अजम्पशन भी होता है कि इनफाइनाइट तक मीडियम फैला हुआ है, फाइनाइट स्पेस में ये ई आर ई नॉट नहीं लिख सकते, ये भी एक अजम्पशन होता है। ठीक है ना, जैसे अपन यहाँ यूज तो कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी इनफाइनाइट जैसे ही, क्योंकि जिस डिस्टेंस डी में अपन लिख रहे हैं वो एरिया के मुकाबले छोटा है, तो वो भी अपन एक लेवल पे इनफाइनाइट जैसा ट्रीट कर। नहीं तो एक्चुअली ये फॉर्मूला सिर्फ इनफाइनाइट स्पेस तक यदि ये मीडियम फैलाओ तो ही वैलिड होता है। तो शुरू कर देते हैं, 2-3 थ्योरी की चीज़ें बची छोटी छोटी सी, वो ख़त्म करके। ठीक है, तो एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको क्या लगता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ किस तरह का वेरिएशन होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डायरेक्टली बढ़ती है, से पहले भी कुछ और घटनाएं होती है वैसे। हाँ जी सर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो डाइपोल्स का अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब नहीं होगा, ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो ज़्यादा रैंडमली वाइब्रेट करेंगे। यही आपका लॉजिक? ये गलत है लॉजिक, फॉर द रीज़न कि मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ेगा, दैट पार्ट इज ओके, बट वो जो वाइब्रेशन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, वो जहां पर भी जाएंगे वहां पे जाके उनका जो डाइपोल का ओरिएंटेशन होगा वो तो फील्ड के हिसाब से ही होगा। ऐसा थोड़ी उनको पहले से पता है कि मेरे को इसी तरफ मुंह रखना है, वो तो जहां पर भी गए वहां जहां फील्ड ने बोला कि इधर डाइपोल बनाओ तो उधर बनाएंगे। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और पोलर का कम हो जाता है। ठीक है, लिखा, बढ़ूं आगे। नाउ लुक हियर, पोलर समझते हैं सब लोग? एग्जाम्पल H2O, HCl। पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका पोलराइजेशन पहले से ही रहता है, उनका ओरिएंटेशन फील्ड की वजह से होता है। उनको फील्ड पोलराइज नहीं करती क्योंकि वो इंटरनली ऑलरेडी काफी पोलराइज्ड है। तो यदि आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो फिर क्या होगा? ओरिएंटेशन चेंज होगा जहां पर वो जाएंगे। पर जो नॉन पोलर है वो तो जहां पर भी जाएंगे फील्ड के हिसाब से ही पोलराइज होंगे। लिखा सबने? पोलर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कम होगा और नॉन पोलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्लियर है सबको अच्छी तरह से? गुड, थ्योरी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना? इनफैक्ट जो वो बहुत हाई के बना सकते हैं आप, 10,000 तक जा सकता है के, तभी तो मिली फेरेड माइक्रो फेरेड जो होंगे वो 10,000 या 100,000 चला जाता है। उसका बड़ा अच्छा तरीका होता है। व्हाट दे डू इज दे टेक हाईली polar substance, then they apply very strong field, very strong field। ठीक है, अब वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। नाउ दे क्रिस्टलाइज इट इन दैट फॉर्म ओनली। तो परमानेंटली ओरिएंट हो गए उस तरफ। दैट इज द ओरिजिन ऑफ दिस सिंबल, कि इसका अर्थ प्लस माइनस तभी होगा जब यदि आपने इसको ऑलरेडी एक डायरेक्शन में पोलराइज कर रखा है, तो ऑब्वियसली इस साइड से ही आप
प्लस यूज करेंगे तभी मतलब है। नॉर्मल कैपेसिटर में तो प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं होता, पर यदि आप कमर्शियली अवेलेबल थोड़ा भी ढंग का कैपेसिटर खरीदेंगे तो उसमें दो चीजें आपको आश्चर्य कर सकती है। एक, वी ब्रेकडाउन जो लिखा होता है वो तो समझ में आ ही गया था, एक उसमें प्लस माइनस का चिन्ह भी बना होता है, क्योंकि उसमें प्री क्रिस्टलाइज्ड ओरिएंटेड डाइलेक्ट्रिक भर रखा है। तो ऑब्वियसली यदि आपने उसको इस तरह से ओरिएंट कर रखा है तो आप इस तरह की फील्ड लगा देंगे। ठीक है, सो थ्योरी इज कवर्ड। थ्योरी में और कुछ नहीं है डाइलेक्ट्रिक की समझने को, सिवाय इस बात के कि यहाँ माइनस क्यू डैश और यहाँ प्लस क्यू डैश हो जाता है। ऐसा हम सोच लेते हैं तो हमको थोड़ी सी कैलकुलेशंस वगैरह इजी पड़ती है सोचने के लिए, वो भी पैरेलल प्लेट में। स्फीयर में जाएंगे तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, हैविंग सेड दैट, कोई ये बोले कि कोई भी रैंडम शेप का कैपेसिटर था, उसमें जहाँ पर भी फील्ड थी वहाँ पे अभी अपने डेल के का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया। गॉट इट और नॉट? ठीक है कि नहीं? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए को सिलेंडर कंसेंट्रिक स्फीयर दे दे, शेल दे दे, बोले सारी जगह को अपन ने के से भर दिया, तो कितना हो गया कैपेसिटेंस? के टाइम्स सी। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना बात सबको अच्छी तरह से कि नहीं क्लियर है? ऑलराइट, बढ़ूं मैं आगे? श्योर? तो ठीक है, अब इस पे सवाल किस तरह के आते हैं, तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अपन। ये L इंटू एल की स्क्वायर प्लेट है, L/2 में K1, L/2 में K2। इसका अपन से किसी ने पूछ लिया, बताइए क्या कैपेसिटेंस होगा? आया आंसर? इट्स वेरी इजी एक्चुअली। ये दोनों पैरेलल में होंगे, ऊपर वाला ऐसा सोच सकते हैं, नीचे वाला पैरेलल में होगा, इसके दोनों का कैपेसिटेंस अलग से निकाल सकते हैं। सो दैट वुड बी K1 L²/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस K2 L²/2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये कैपेसिटेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? श्योर? चलिए, दोनों में फील्ड का रेशियो बता दीजिए कितना होगा। ओके, 1 आ गया? शाबाश, कैसे सोचा? पोटेंशियल ड्रॉप सेम। तो लोग इसमें क्या करते ना, उस K1/K2 दे देते हैं हाथ से, जो गधे टाइप के होते हैं। जरा तुम जानते हो ऐसे किसी गधे को? कौन? अरे कोई बात, अब नहीं रहो, मैं सिखा रहा हूँ। हाँ, जो भी है, σ1/σ2 निकाल दो, आ जाएगा। यदि E1/A2 1 है तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? σ1/K1 एप्सिलॉन नॉट, σ2/K2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर दीजिए। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये पैरेलल की तरह अपन ने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़े।